गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ेंगे यह राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ये राष्ट्रपति ये जो है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 66 नंबर के बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को मैंने ड्रॉ किया है और यह आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से। पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा क्या पढ़ लिया था कि संविधान सभा, इसके बाद से हम लोगों ने फिर पढ़ा संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत क्या थे, संविधान में कहां से क्या चीजें इंक्लूड की गई, तो संविधान के स्रोत पढ़ा। इसके बाद से हमने संविधान के भाग पढ़े, संविधान के भाग, फिर हम लोगों ने संविधान की अनुसूचियां पढ़ा। संविधान की अनुसूचियां देखा हम लोगों ने कि संविधान में प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी और अब आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोकसभा पढ़ा और राज्यसभा पढ़ा और ये आज जो हम पढ़ेंगे ये राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्लियर। यहां तक मुझे विश्वास है कि पिछली क्लासों में जो चीजें आपने पढ़ा है वो चीजें आपको याद होंगी। यदि वो बातें आपको याद हैं तो राष्ट्रपति को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं। चलिए कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहले प्रकाश डालते हैं, फिर इसका विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। अब देखें कि सबसे पहले अनुच्छेद 52 क्लियर हुआ। उसके बाद से अनुच्छेद जो है 53, फिर अनुच्छेद 54 क्लियर, अनुच्छेद 55 क्लियर, अनुच्छेद 58, 59, अनुच्छेद 60, 61 और 62। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित। कौन? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61 और 62। अब देखिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो भारत का राष्ट्रपति है ये इसका उल्लेख या इसके विषय में वर्णन संविधान के किस भाग में है। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में है। यदि आप देखें तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है मुख्य रूप से संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है और आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है भारत का राष्ट्रपति ही होता है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है। और यह भी आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यहां तक आपको क्लियर है। आपसे एक प्रश्न है ये राष्ट्रपति पढ़ने के पहले कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें। आप बताएं मुझे कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप बताएंगे कि अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं व्यक्ति के क्रम के अनुसार। व्यक्ति के क्रम के अनुसार भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं आज तक, वर्तमान तक व्यक्ति के क्रम के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए इससे संबंधित अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर हुआ। जो
राष्ट्रपति आप जानते हैं कि यह क्या है कि भारत की संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, राष्ट्रपति होगा। अब देखेंगे कि अब संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्लियर हुआ। अब देखें कि 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की चर्चा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसकी चर्चा किसमें है, तो 54 में है। एक और छूट गया है, इसे लिख लेंगे। 55 में क्या है कि जो है किस आधार पर रीति कैसी होगी, उसके लिए कैसी नीति क्या होगी, किस नीति के अनुसार इसका जो है चुनाव होगा, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 55। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि इसके निर्वाचन की रीत क्या होगी, अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता क्या होगा, योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 58। अब इसके बाद देखेंगे कि 59 में क्या है, वेतन, राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा, ये 59 में है। अब प्रश्न है कि 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति का शपथ 60 में है। और कहे कि 61 में क्या है, महाभियोग। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 हमने विश्व के किस देश के संविधान से इस चीज को अपने संविधान में समाहित किया है। जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। अब देखें अनुच्छेद 62, इसमें क्या है कि रिक्त हो जाने पर रिक्तता के संबंध में यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है या किसे त्यागपत्र देगा और रिक्त होने के कितने दिन के अंदर इसका पुनः चुनाव हो जाना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 62 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद जो है 54 क्या कहता है कि एक निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। अब इसमें देखेंगे आगे, अब विस्तार से इन टॉपिकों को समझेंगे तब देखेंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। आप देखें ये 55 कि किस आधार पर जो निर्वाचन की पद्धति होगी राष्ट्रपति की वो कैसी होगी, रीत क्या होगा, नीति क्या होगी इसके निर्वाचन की, इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में है। क्लियर हुआ। अब देखें अनुच्छेद 58 क्या है, योग्यता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में है। इसका विस्तार अभी से हम पढ़ेंगे अभी आगे। और 59 में वेतन है, वेतन क्या होगा इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद से 60 शपथ, 61 महाभियोग और 62 रिक्तता। अब इन्हीं टॉपिकों को आगे हम विस्तार से समझेंगे कि ये राष्ट्रपति का पद है, 53 में संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद से 54 निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं और इसके निर्वाचन की पद्धति क्या होती है। 58 में योग्यता क्या होती है, 59 में वेतन कैसे दिए जाते हैं और 60 में शपथ कैसे लेता है राष्ट्रपति, कौन दिलाता है और कैसे लेता है। 61 में महाभियोग कैसे लगाया जाता है और 62 में रिक्तता के समय क्या स्थिति होती है। इन सब टॉपिकों को आइए अब विस्तार से समझते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। भारत की कार्यपालिका के सभी कार्य जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। कार्यपालिका के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्लियर हुआ। सभी कार्य इसी के नाम से होते हैं। और यह देखें कि यह राष्ट्र का जो है निर्वाचित प्रधान भी होता है, राष्ट्र का निर्वाचित प्रधान है। अब एक और भी बात समझें कि जिस व्यवस्था में जो व्यवस्था गणतंत्रात्मक होती है उस व्यवस्था का यह जो है उस व्यवस्था की ये विशेषता है कि उस व्यवस्था का एक प्रधान होगा जो कि चुना हुआ होगा। कैसा होगा, जो इलेक्टेड होगा और वह उस देश का प्रधान होगा, प्रथम नागरिक होगा। ये गणतंत्र व्यवस्था की जो है विशेषता है। गणतंत्रात्मक
व्यवस्था की ये विशेषता है कि वो वहां उसमें एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्र का प्रधान होगा, और वह इलेक्टेड होगा, चुना हुआ होगा। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है आप जानते हैं कि उसमें जो राज्य का या राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो वंशानुगत होगा। तो भारत की व्यवस्था गणतंत्रात्मक है। क्यों है? इसीलिए है कि इसका जो प्रधान है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्लियर हुआ? और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। और एक और भी बात समझें कि जैसे किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा हो या किसी देश के साथ जो है समझौता हो, उस सभी समझौते विदेशों से होने वाले सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम ही होते हैं। राष्ट्रपति के नाम ही होते हैं और उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। क्लियर हुआ? किसी भी देश के साथ कोई समझौता होगा तो किसके द्वारा होगा? भले उस समझौते को करने में महत्वपूर्ण रोल जो है, वास्तविक रोल जो है प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन यह समझौता किसके नाम पर होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्लियर हुआ? यदि किसी देश के साथ जो है युद्ध की घोषणा करना हो या युद्ध होगा या न होगा, इसका निर्णय जो है कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी देश के साथ युद्ध का निर्णय या युद्ध समाप्ति का निर्णय भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आप जानते हैं कि वास्तविक जो है युद्ध की घोषणा करने की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। जब हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक समझा कि जो भारत के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद है आपको, और यही कहता है कि ये कार्यपालिका का सभी तरह की कार्यपालिका के जो कार्य हैं ये जो है राष्ट्रपति के नाम से ही इसको संबोधित करके होंगे, और जो है ये राष्ट्र का प्रधान है। साथ ही साथ जो भी गणतंत्रात्मक राष्ट्र होते हैं उसकी ये विशेषता होती है कि उसका प्रधान एक होगा और वह चुना हुआ होगा। तो भारत की व्यवस्था भी गणतंत्रात्मक है। तो भारत का प्रधान जो है राष्ट्रपति है और यह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद से भारत का यह प्रथम नागरिक होता है, यह बात जानते हैं। यदि संवैधानिक वरीयता क्रम को भी देखें तो संवैधानिक वरीयता क्रम में भी राष्ट्रपति का स्थान प्रथम होता है। किसी भी तरह के युद्ध की घोषणा हो रही हो, किसी भी देश के साथ युद्ध का जो घोषणा होता है तो यह घोषणा किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इस घोषणा पर किसका सिग्नेचर हस्ताक्षर होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। विदेशों से किसी भी तरह का समझौता करना हो तो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वास्तविक रूप से यह शक्ति किसके पास होती है आप जानते हैं। अब देखें, समझौता, किसी भी राष्ट्र के साथ कोई समझौता हो रहा हो तो यह भी समझौता राष्ट्रपति के नाम ही संबोधित होकर होता है और उस समझौते पर राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर हस्ताक्षर होता है। और क्लियर, यहां तक आप बातें समझ गए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के विषय में कुछ फंडामेंटल जानकारियां आप लोगों ने समझा। अब चलिए आगे ये देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। आप समझ रहे हैं? तो कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं थोड़ा ये समझ लें। अब आप जानते हैं कि किसी भी जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसके 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से देखें। पहला जो है विधायिका, दूसरा स्तंभ इसका होता है, क्या नाम है इसका, कि कार्यपालिका। तीसरा स्तंभ होती है इसकी न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ जो है मीडिया होती है, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका और मीडिया। अब इसका भी थोड़ा सा मतलब समझ लें। विधायिका पिछली क्लासों में हमने पढ़ा रखा है कि विधान बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं, और भारत में विधान बनाने वाली संस्था दो तरह की है, एक को संघीय विधायिका कहते हैं, एक को राज्य विधायिका कहते हैं। संघीय विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, ये पता है। आप ये भी जानते हैं कि जो संघीय विधायिका संसद है इसके 3 अंग हैं, कौन कौन से, तो आप जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा, उसके बाद से राष्ट्रपति, ये जो हैं संघीय विधायिका के अंग हैं। और राज्य विधायिका के अंग जानते हैं कि विधान परिषद और जो है विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। तो हमने ये 2 चीजें पढ़ ली है। संसद की विधायिका के अंतर्गत हमने राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ लिया है। संसद का ये तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और आप ये भी जान गए कि विधायिका, आप समझ गए कि ये विधायिका होती है। इसका काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या है, किस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को यह क्या करती है, लागू करती है। लागू करने का कार्य विधायिका करती है। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि यह विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून था, कार्यपालिका ने जिस कानून को लागू किया, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू जो हुआ है वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं, सही और गलत तरह, इन दोनों का निरीक्षण ये करती है। और सही तरह से इसे लागू कराने का कार्य जो है न्यायपालिका करती है। यदि इसमें कोई गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए न्यायपालिका कार्यपालिका के जो अंग बॉडी होती हैं उनको बाध्य करती है कि इस विधान को लागू किया जाए, और सुचारू रूप से नहीं लागू होने पर या किसी द्वारा इसको जो है व्यवधान डालने पर न्यायपालिका उसे सजा देती है। और मीडिया का कार्य क्या है कि मीडिया जो है यह क्या करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जन जन तक पहुंचाती है, इसकी खामियों को जनता को बताती है, इसके जो है उपयोगी पक्ष हैं, इसकी उपयोगिता को जनता को बताती है, और ये इसमें इसे लागू करने में कोई त्रुटि होती है उसे भी यह जनता के सामने जो है प्रदर्शित करती है, जनता के सामने रखती है। और न्यायपालिका का भी ध्यान एक तरह से आकृष्ट कराती है, जनता को जागरूक बनाती है, किसी भी विधान के प्रति उसकी कमियों और खामियों को बताती है कौन, मीडिया। इसीलिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब इसी में हम राष्ट्रपति, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो होता है इस कार्यपालिका का प्रधान होता है। आप देखें कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, यही प्रश्न था हमारा। तो संघ की कार्यपालिका में जो है आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद से पीएम, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी संघ की कार्यपालिका के हिस्सा हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी जो है किसके हिस्सा हैं, तो ये संघ की कार्यपालिका के हिस्से हैं। तो बिल्कुल समझ लिए कि इस कार्यपालिका का प्रधान जो है कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अब देखें कि अब प्रश्न होता है, अब आगे आइए तो समझते हैं। 58 अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता हो इसका वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के योग्यता के विषय में वर्णन करता है। अब देखें, इसके पहले एक बात समझें, हमने जब संसद पढ़ा था, याद होगा, संसद के लिए अनुच्छेद हमने क्या पढ़ा था, 79, ठीक है। और संसद के हमने अंग देखे थे, 3 अंग, कौन कौन से, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा और राष्ट्रपति। यही क्लियर है। अब देखें, हम लोगों ने वहां देखा था कि ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए, जो है 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। याद रखेंगे, लोकसभा
ऐसे याद करें, आसानी से रहेगा। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा जो है 30 वर्ष और राष्ट्रपति जो है ये कितना 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु की योग्यता क्या होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष। क्लियर है? आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद से यह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यह भारत का नागरिक हो। और चौथी इसकी शर्त क्या है? दो शर्त तो आप समझ लिए, इसकी आयु जो है 35 वर्ष हो गई हो, यह भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अब देखिए, संविधान में लाभ का पद क्या है यह डिसाइड नहीं किया गया है। लाभ के कौन कौन से पद लाभ के हैं ये हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन यह बात की गई है कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी मंत्री, राज्यपाल। कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के जो पद हैं यह जो हैं यह किसके अंतर्गत नहीं आते? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। यानी इसका मतलब है कि आप उपराष्ट्रपति रहते हुए भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले त्याग पत्र दें इसके बाद से जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े। तो लाभ के पद में ये पद जो है हमारे संविधान ने इन पदों को जो है परिभाषित किया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आती हैं। यहां तक आप समझ गए। अब देखें कि अगली योग्यता, अब एक और भी योग्यता, पिछली क्लासों में जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए एक और शर्त थी कि वह पागल और दिवालिया न हो। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की योग्यता के लिए यह शब्द नहीं लिखा गया कि वह पागल और दिवालिया न हो। माना जाता है कि जिस व्यक्ति को अनुमोदन जो है प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50, तो शायद वह व्यक्ति जो है पागल और दिवालिया नहीं होगा। अब देखिए, इसमें एक और शर्त है योग्यता में कि 50 MP यानी 50 सांसद जो है प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक यानी राष्ट्रपति के नाम के प्रस्तावना जब रखी जा रही हो उस पर 50 सांसदों का सिग्नेचर हो। अब फिर कहता है कि 50 सांसद MP जो हैं अनुमोदक हों। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति, अब ये होगा तो इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को दो पेज का एक फॉर्म देगा। वो फॉर्म फिलअप होता है, प्रस्तावक अनुमोदक के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद से वह व्यक्ति इलेक्शन लड़ जाता है। ऐसा क्यों किया गया? पहले ये चीजें नहीं थी हमारे संविधान में, लेकिन हमने देखा कि बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट होने लगी कि ऐसे लोग भी राष्ट्रपति का इलेक्शन के लिए नामांकन करा लेते थे जिन व्यक्तियों के पास 2 सांसद या 3 सांसद का भी वोट नहीं होता था, और ये भीड़ हो जाती थी। क्योंकि आप जानते हैं, आगे पढ़ेंगे जब कि ये जो है निर्वाचक मंडल में जो है MP, विधायक और जो है लोग इलेक्शन करते हैं, और जिसके पास एक भी ये MP इलेक्शन और विधायक का जो है समर्थन नहीं है वह भी जो है चुनाव के लिए अपना नामांकन कर देता था राष्ट्रपति के। इसलिए ये टर्म ला दिया गया कि 50 सदस्य जो हैं इसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए और 50 MP इसके लिए अनुमोदक होने चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, आगे चलते हैं। सांसद, कितने सांसद? 100 सांसद उस व्यक्ति को जानते हों, तब जाकर वह राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन करा सकेगा। अब देखिए, जमानत राशि, राष्ट्रपति के लिए जो जमानत की राशि होती है वह कितनी होती है?
15,000 रुपये होती है। यदि राष्ट्रपति का आप के लिए आप नामांकन कराते हैं तो आपके पास 15,000 रुपये होने चाहिए। और यह पैसा कहाँ जमा होता है? आरबीआई के पास। कहाँ होता है? आरबीआई के पास। यदि आप इस इलेक्शन में हार जाते हैं, राष्ट्रपति के इस इलेक्शन को, तो टर्म ऑफ कंडीशन है कि कुल मतों का 1/6 आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि 1/6 जो है मत आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। और जमानत जब्त का मतलब होता है कि जो आपने ये 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में आरबीआई को जमा किया था, यह रुपया अब आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, यानी आपकी जमानत जब्त हो गई। जमानत राशि आरबीआई ने जब्त कर लिया। अगर पूछे कि जमानत राशि किसके पास रह जाती है तो आरबीआई के। जमानत जब्त नहीं होने का क्या टर्म कंडीशन है कि 1/6 मत आपको प्राप्त होने चाहिए। यदि नहीं प्राप्त होते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो आपने योग्यता समझ ली। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि योग्यता जो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 में वर्णित है। कहता है कि आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए इलेक्शन लड़ना है तो, भारत का नागरिक हो, उसके बाद लाभ के पद पर नहीं हो। आपको बताया कि लाभ के पद को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि कौन कौन से पद लाभ के पद हैं, लेकिन यह बताया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य यानी मंत्रियों और राज्यपाल का पद जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। इस पद पर आप रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसके बाद से 50 सदस्य, 50 एमपी राष्ट्रपति का यदि आप नामांकन करा रहे हैं तो आपके पास 50 एमपीओं का एमपी प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 एमपी जो है अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, यानी 100 एमपीओं का समर्थन आपको प्राप्त होना चाहिए। क्लियर हुआ? इसके बाद से जो जमानत की राशि है यह 15,000 रुपये है और यह जमानत की राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। यदि इलेक्शन में आप हार गए और आपको 1/6 मतों का, कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और यह आरबीआई के पास रह जाएगी। यहां तक आप समझ गए। अब चलिए, ये योग्यता आपने समझ दिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है। अब इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं और चुनाव की जो है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, इसके निर्वाचन के विषय में अब हम जानकारी हासिल करते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं, इसके बाद से इसके निर्वाचन के विषय में। निर्वाचन मंडल के विषय में संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है। योग्यता के विषय में कौन सा अनुच्छेद? 58 बताया था कि योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होंगे? निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होंगे, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में है। अब देखिए इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। तो लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हुआ? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अब देखिए इसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ कितने नंबर का? 70 नंबर का, 70 नंबर का संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि पांडिचेरी
पांडिचेरी, आज इसका नाम पुडुचेरी हो गया है, प्लस कहां के, दिल्ली। पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा के ये केंद्र यूटी हैं, क्या है, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पांडिचेरी और दिल्ली यूटी जो हैं हमारे, यहाँ पे विधानसभाएं हैं और यहाँ के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वह भी जो है भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर देखें 2019, याद है 2019 में किस संविधान संशोधन द्वारा, याद बताएंगे आप कि किसके द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक को राज्य और एक को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए, एक को कहा गया लद्दाख जो राज्य बन गया और J&K जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। और यहां भी विधानसभा है, विधानसभा है। तो इसमें कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर 2019 से जोड़ दिया गया कि J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1992 में कहा गया संविधान संशोधन जो है 70 के तहत कि पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं यूटी, पांडिचेरी और दिल्ली यूटी के विधानसभा के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर 2019 में जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और J&K, तो J&K जो है यूटी बना और इस यूटी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यहां तक आप समझ में आ गया। एक लिस्ट आपको दिखा देती हैं कि कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसे मिटाते हैं, एक बार और इसे समझे। यहां बच्चे बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, लेते हैं और भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, हो गया। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब देखें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब विधानसभा, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपने देखा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अब लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि इन दोनों का मनोनयन तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो जब राष्ट्रपति महोदय ने इनका मनोनयन किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति महोदय के प्रति ये जो है थोड़ा सा झुकाव रखेंगे। एक तरह से राष्ट्रपति के मनोनयन से, यानी उन्हीं के आशीर्वाद से बने हैं। तो जब उनके आशीर्वाद से बने हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने देवता, अपने गुरु के प्रति तो थोड़ा सहानुभूति रखता ही है। तो मनोनयन में तो ये हो सकता है जिसने मनोनीत किया उसी को वोट दे दे। तो इसीलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब आप जानते हैं विधान परिषद 169 संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है, जिक्र करता है कि संविधान परिषद के निर्माण और उसके निरस्त करने का अधिकार 169 में वर्णित है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, याद रखेंगे। और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी नहीं भाग लेते और विधान परिषद के कोई भी सदस्य निर्वाचित हो अनिर्वाचित हो, कोई सा भी सदस्य यहां
भाग नहीं लेता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी भारत में वो कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषदें हैं। पहले उनकी संख्या बताएं आप, और उन राज्यों का नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं। क्लियर है? अब देखें, अब ये दो यूटी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधान सभाएं हैं। पांडिचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां पर विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मनोनीत इसके भी नहीं लेते हैं। अब ये कब से? 1992 से कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और यह लागू कब से हो गया? 1995 से, याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अब देखें कि J&K, हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर को जो है बांटकर दो हिस्सों में कर दिया गया, लद्दाख और J&K। तो जो J&K है इसके भी निर्वाचित सदस्य, कैसे? J&K जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत सदस्य इसके भी भाग लेंगे नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसकी कौन सी पद्धति है और क्या प्रक्रिया, कैसे। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। यह एकल संक्रमणीय जो है मत पद्धति है, एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति जो है ये कैसी है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आइए समझते हैं, आती हैं, समझें। अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 55(3) याद रखें। अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा किस पद्धति से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है। ये समझ गए कैसे होता है, क्या कहते हैं, इस पद्धति का नाम क्या है? एक बार याद करें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति, एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि इस निर्वाचन में एमएलए और एमपी भाग लेते हैं और इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है यह थोड़ा सा आप ध्यान दें। अब करते क्या है कि एमएलए राज्य में होते हैं तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटा राज्य में एमएलए यानी विधायकों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। राज्य की जो कुल जनसंख्या होगी उसमें राज्य में जो कुल विधायक होंगे उसकी संख्या से भाग देंगे, यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उसकी संख्या से भाग देंगे। उसके बाद से इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, 1/1000 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद से जो मूल्य आएगा वह उस राज्य के जो है उस राज्य के एमएलए का मूल्य होगा। बात समझ में आ गया कि पद्धति का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये
के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य में एमएलए यानी विधायकों की कुल जनसंख्या से भाग देते थे, गुणा इंटू 1/10 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद से जो मूल्य निकलता है वो राज्य के एमएलए का मूल्य हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखें इसी तरह से एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? तो एमएलए, कुल एमएलए के मत का मूल्य, कुल एमएलए जो हैं इनके मत का जो मूल्य है उसमें क्या करते हैं कि जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। अब इसमें एमएलए और एमपी के मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब एमएलए और एमपी के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो एमएलए के मतों का मूल्य जिस जो राज्य हो, जैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो बिहार उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य में चुने हुए एमएलए यानी विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या यानी एमएलए की संख्या से भाग देते हैं और इसमें 1/1000 से गुणा कर देते हैं और जो मूल्य निकलता है वो उस राज्य के एमएलए का मूल्य हो जाता है। क्लियर हुआ? और उसी तरह से एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? कुल राज्य एमएलए के मतों का मूल्य ऊपर करते हैं, कुल एमएलए के मतों का मूल्य बट्टे जो है उसमें भाग देते हैं किससे? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या से। कुल एमएलए के माने कुल राज्यों के जो एमएलए का मूल्य हुआ इसको जोड़ देते हैं और राज्यसभा और प्लस लोकसभा के चुने हुए जो मेंबर होते हैं 233 राज्यसभा के और कितना 543 लोकसभा के, दोनों को जोड़ दिए और इससे भाग दे देते हैं तो निकल जाता है कुल एमपी के मतों का मूल्य। तो आपने समझ लिया कि किस पद्धति से, किस तरीके से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसमें की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, यहां तक आप समझ लिए। अब देखें कि इनकी पदावधि के विषय में यानी कितने, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है इसके विषय में समझते हैं। आइए इसे समझते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो अनुच्छेद 56 कौन सा है? अनुच्छेद 56 में इसके कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ जिस दिन ग्रहण करेगा उस दिन से काउंटिंग होती है और 5 वर्षों तक वह रहेगा। तो कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का। क्लियर हुआ? उसकी कार्यकाल समाप्ति होने के पहले, कार्यकाल समाप्त होने के पहले, जिस दिन अगर मान लीजिए कि 2 तारीख को उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उसके पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। उस दिन तक नया राष्ट्रपति का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उसके पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। क्लियर हुआ? यदि नए राष्ट्रपति का चुनाव किन्हीं कारणों नहीं होता है तो क्या होगा? तो तब तक, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाते, तब तक जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं वही राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन हर हाल में कार्यकाल पूर्ण होने के 6 माह के अंतर्गत, कितने दिन के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। हर हाल में कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब तक राष्ट्रपति रहते हैं उसी के अंतर्गत जब कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उसके पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और
जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म होता है उस दिन तक यह निर्णय आ जाता है कि नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, पुराने वाले राष्ट्रपति साहब ही भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। यह कितने दिनों तक अधिकतम हो सकता है? तो 6 माह तक। कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर ही जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो इसका फैसला किसके पास जाता है? तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे कि किसी भी तरह का निर्वाचन में यदि विवाद हो तो इसकी सुनवाई कौन करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? अब देखें कि राष्ट्रपति जो है, ये तो हो गया कार्यकाल। राष्ट्रपति का जब कार्यकाल जो है त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति साहब उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उस उपराष्ट्रपति साहब तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा के अध्यक्ष अपनी सदन से यह अपनी सदन को यह संदेश दे देता है कि राष्ट्रपति साहब ने त्यागपत्र दे दिया है। क्लियर हुआ? यदि यह प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति महोदय यदि नहीं हो तो किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय यदि नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश को देंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश को यह अपना त्यागपत्र देंगे। क्लियर हो गया? यहां तक आप समझ गए हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है, कितने दिनों का होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। शपथ जो है अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दिलाते हैं। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस की उपस्थिति में ही इनकी शपथ होती है। अब प्रश्न है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट, यहां भी याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो वरिष्ठ होगा न्यायाधीश वही शपथ दिलाएगा। याद रखेंगे? क्लियर हुआ? अब देखें कि शपथ कौन दिलाता है। समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यह प्रश्न है कि अब तो हम लोग शपथ भी समझ लिए, अब राष्ट्रपति को हटाने की कोई क्या प्रक्रिया है, और यदि प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब इसके विषय में आइए हम समझते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, पिछली क्लासों में हमने आपको पढ़ा रखा है कि किस देश के संविधान से, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई है। उसमें हमने बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश की संविधान से लिया है। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है। क्लियर हुआ? अब देखें तो महाभियोग की प्रक्रिया ये कब लगती है? संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर। ऐसा लगे कि राष्ट्रपति महोदय संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तब इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। अब महाभियोग की प्रक्रिया लगती कैसी है? तो जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा या इस महाभियोग का जो प्रस्ताव है जिस सदन में लाया जाए, लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में, तो सबसे पहले होगा कि 14 दिन पहले, कितना, 14 डेज पहले उस सदन
के पटल पर, वो सदन के पटल पर इस महाभियोग को लाने के पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचित करना होगा। और इस सूचना पत्र जो होगा, इस पर उस सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तब 14 दिन पहले यह सूचना दी जाएगी और 1/4 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद से यह इस सदन में, जिस सदन ने लगाया हो उसमें लाया जाएगा। जब यह लाया जाएगा तो जिस सदन में लाया जाएगा वह सदन 2/3 बहुमत से इसे पास करे। पहले 14 दिन पहले सूचना दी जाए, सूचना पर 1/4 उस लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा, या राज्यसभा द्वारा लाया गया तो राज्यसभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हो। और जब यह उस सदन में आए तो सदन 2/3 बहुमत से उसे पास करे। इसके बाद एक सदन के बाद पुनः यह दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से जब पास कर देगा तब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया कभी चली है या नहीं चली है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक और प्रश्न है आपसे कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का आप नाम बताएंगे और उनका कार्यकाल भी बताएंगे कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तीसरा प्रश्न है आपसे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताएंगे और उनके कार्यकाल भी बताएंगे कि कब से कब तक वो राष्ट्रपति रही हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सर्वाधिक समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है, उनका कार्यकाल बताएं और उनका नाम बताएं। ये तो समझ गए आप। अब देखें कि एक चीज छूट गया है इसमें, वेतन जो है राष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो याद रखें 5 लाख रुपया। और यह कहां से मिलता है, तो भारत के संचित निधि से। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के संबंधित बहुत सारी बातें आपने यहां समझ लिया और मुझे विश्वास है कि 1 से 2 बार आप इसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगली क्लासों में कभी हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने केवल राष्ट्रपति के चीजें पढ़ी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनका वेतन कितना होता है, निर्वाचन किस प्रक्रिया में होती है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ये सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ी है। आगे हम फिर पढ़ेंगे इसके विषय में, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। इसके विषय में एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में आपसे ये चर्चा करेंगे। तो यहां मुझे विश्वास है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है, ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करने का प्रयास करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।